हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आप सभी के, और आई होप आप सभी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि आप तैयारी करें, उसमें कोई विघ्न या बाधा ना आए और आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मानव में पाचन तंत्र चल रहा था। आमाशय के अंदर हमने भोजन के पाचन संबंधित सारी बातें कर ली थी। अगले वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, ये नाम छोटी आंत है, लेकिन आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। और छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 या 7 मीटर के आसपास होती है। 7 मीटर के आसपास की लंबाई होती है इसकी। और ये हमारे शरीर के अंदर इस तरह से गुथी हुई पड़ी रहती है, इस तरह से। और इसके अंदर भोजन जो है वो चलता रहता है। और इसी में आपको बता दें, आपको जानकारी भी होगी कि संपूर्ण भोजन का अंतिम पाचन, संपूर्ण भोजन का पाचन एवं अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण कहाँ पर होता है? तो आंसर होगा छोटी आंत में। ये प्रश्न बनता है, छोटा सा बनता है। संपूर्ण भोजन का पाचन अंतिम रूप से और अवशोषण। पाचन के बाद याद करो, मैंने आपको 6 स्टेप बताई थी, वो 5 स्टेप, उसमें पाचन के बाद अवशोषण था। तो दोनों ही काम कहाँ पर होते हैं? छोटी आंत में होते हैं। छोटी आंत के अंदर भोजन के पाचन से संबंधित जो जानकारी है, उससे संबंधित आप ये जो वीडियो है, ये 10वीं लेवल के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है दोस्तों। तो आप छोटी आंत के अंदर जो आप पाचन की बात करते हैं, तो इसमें जो पाचक रस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। छोटी आंत में जो पाचक रस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पित्त रस। कौन सा रस? पित्त रस। दूसरा है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। और तीसरा है बच्चों आत्रीय रस, यानी आतरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त रस। पित्त रस कहां से आता है? कौन बनाता है पित्त रस? वेरी गुड, सोचो। पित्त रस आपने नाम सुना होगा, यकृत ग्रंथि। अगर हम बात करें तो यकृत ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो भोजन के पाचन में सहायक होती है, सहायक ग्रंथि है। जो हमारी ग्रहणी होती है, छोटी आंत का पहला भाग होता है, वहां पर ये जुड़ी होती है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की बिगेस्ट है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। और ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है बच्चों? बहिस्त्रावी ग्रंथि है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। बहिस्त्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जिसमें बने पदार्थ अपने खुद की नलिका तंत्र के द्वारा कहीं पहुंचाए जाते हों, ये होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि। थोड़ी देर बाद अभी आपको और बताएंगे। ये ग्रंथि जो है, इससे बनता है पित्त रस। पित्त रस, पित्त रस स्टोर कहाँ रहता है? यकृत के अंदर जो पित्ताशय है वहां पर पित्त रस स्टोर रहता है। इस ग्रंथि के पित्ताशय में पित्त रस स्रावित होता है, स्टोर रहता है। और ये आकर के छोटी आंत के अंदर भोजन के साथ, छोटी आंत में भोजन के साथ मिलता है। आमाशय से उधर से भोजन आएगा, इधर से यकृत ग्रंथि से पित्त रस आकर के भोजन के साथ मिलेगा। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेवल पे। अगर हम बात करें तो एक तो ये ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिगेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी, तो ये है लीवर, यकृत ग्रंथि। फिर बात आती है इसके कार्य। अब कार्य, भोजन से पाचन से संबंधित कार्य जो हैं 10वीं लेवल की अपन बात करें तो उस पर 2 कार्य हैं बच्चों। पहला कार्य है, आपको पता है आमाशय के अंदर जो भोजन है उसका मीडियम यानी माध्यम कैसा है? अम्लीय है या क्षारीय? गुड, आपको पता है वहां पर HCl अम्ल था, तो उस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। कौन? पित्त रस। अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है बच्चों। और
क्षारीय माध्यम में क्यों बदलता है? क्योंकि आगे के जो एंजाइम है ना, भोजन को पचाने के लिए जो रासायनिक पदार्थों को मैंने आपको बताया था एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम इस पे प्रॉपर कार्य तभी कर पाते हैं जब भोजन का माध्यम कैसा हो जाए, क्षारीय। तो महत्वपूर्ण कार्य है पितरस का अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलना, और दूसरा है वसा का इमल्सीकरण, या इसको हम बोलते हैं पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण। यानी कार्य दो हो गए, अम्लीय माध्यम को क्षारीय में बदलना और वसा का इमल्सीकरण करना। अब कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे प्रश्न के रूप में, वसा के इमल्सीकरण से क्या अभिप्राय है, कौन करता है? तो करता तो कौन है बच्चों? पितरस करता है। करता क्या है? वसा की जो बड़ी गोलियां होती हैं, वसा की जो बड़ी गोलियां होती हैं उनको तोड़ करके और उनको छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित करता है। कौन? पितरस। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को तोड़कर छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित करने का कार्य वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलना वसा का इमल्सीकरण कहलाता है, और ये कार्य कौन करता है? पितरस। तो ये दो कार्य इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। पितरस क्या काम करता है? आता कहां से है? यकृत ग्रंथि के पित्ताशय से, पित्ताशय से पितरस आता है। उसका कार्य कहां कर रहा है? ये छोटी आंत में। इसका जो क्षेत्र है, कार्य करने का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? छोटी आंत। ध्यान रखना। तो छोटी आंत में अगर आपसे पूछे ना भोजन से संबंधित जितनी भी बातें, तो भी आप ये बताओगे कि पितरस भी वहां कार्य कर रहा है और आगे अग्नाशयी रस भी आएगा, सारे छोटी आंत में ही कार्य कर रहे हैं। ओके, कार्यस्थल इसका कहां है? छोटी आंत। ऐसा नहीं है कि भोजन साहब यकृत में भोजन जाता है, नहीं बच्चों, यकृत वहां से पितरस को छोटी आंत में भोजन के साथ भेज देता है। तो ये दो काम हो गए बच्चों अपने पितरस के। यहां से पितरस के संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है 10वीं क्लास में वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अपन बात करें अगली, पितरस के बाद अगली जो ग्रंथि है वो है अग्नाशयी ग्रंथि, पैनक्रियाज। अगली जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें कि मानव शरीर की, हाँ बोलिए बोलिए शाबाश, क्या कहना चाह रहे हो? मानव शरीर की हाँ मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्लैंड, मिक्सचर। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है सर? मिश्रित का मतलब है कि ये अंतःस्रावी भी है, अंतःस्रावी की तरह भी काम करती है, और ये बहिस्रावी की तरह भी काम करती है। अब देखो मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जिनमें बने पदार्थ को ले जाने के लिए कोई विशेष नलिकाएं नहीं होती हैं। विशेष नलिका तंत्र जिसमें नहीं होता है तो सर फिर इसमें बना पदार्थ शरीर में दूसरी जगह जाता कैसे है? ये काम करता है रक्त, ब्लड, खून में डाल देते हैं, सीधा रक्त में डाल देते हैं अपने स्राव को, और इनसे जो स्राव बनते हैं वो होते हैं हार्मोन। और बहिस्रावी की तरह आपको बता ही दिया था नलियां होती हैं, तो इससे बहिस्रावी की तरह जब ये काम करती है तो अपन भोजन के पाचन में, तो क्योंकि बहिस्रावी जो है वो बनाती है एंजाइम, तो एंजाइम की बात करेंगे अभी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे कोर्स में है, जब उनको पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। तो मिश्रित ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। अब बात आती है इससे बनने वाले एंजाइम। एंजाइम, इस ग्रंथि में जो रस होता है आपने बात की, उसका नाम है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, और अग्नाशयी रस में 10th लेवल पर दो एंजाइम, एक तो है आपका लाइपेज, लाइपेज एंजाइम, और दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है बच्चों? ट्रिप्सिन। दो एंजाइम है बच्चों इसमें। और एंजाइम है तो पाचन करेंगे, और पाचन करते कहाँ हैं? कार्यस्थल। इन एंजाइमों का
कार्यस्थल, बताओ बताओ जल्दी बताओ। वही छोटी आंत, ध्यान रखना, छोटी आंत में पाचन पूछे तो ये भी बताना है, अलग अलग बताना है। पित्तरस का कार्य, अग्नाशयी रस का कार्य और खुद आंत रस जो होता है उसके कार्य। तो ये लाइपेज ट्रिप्सिन एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? जो पित्तरस ने वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में परिवर्तित किया था उसका पाचन करता है, यानी इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। कौन करता है बच्चों? ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। तो दोनों एंजाइम जो है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। भोजन के पाचन में इनका योगदान, इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। बच्चों कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। तो ये हो गए अपने अग्नाशयी ग्रंथि से बनने वाले अग्नाशयी रस में जो दो एंजाइम है लाइपेज और ट्रिप्सिन, उसके कार्य। और मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि भी कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। बताइए किसी प्रकार की कोई समस्या? 10वीं लेवल पे इतना ही काफी है, पर्याप्त है। बिल्कुल ज्यादा पचेड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जो बोर्ड में आपके काम आए वो पढ़ो। फालतू की चीजों पे फोकस नहीं करना है, वरना ये पाचन टॉपिक है। हर एंजाइम, दुनिया भर के एंजाइम है, लेकिन आपके कोर्स में कौन कौन से एंजाइम की चर्चा है वो है मेन बात। उसके बाद हम बात करें तीसरा जो छोटी आंत में रस होता है, आंत्रीय रस। आंत्र रस आंत्र की ग्रंथियों से स्रावित होता है। आंत्र ग्रंथियां, जो आंत होती है उसके अंदर ग्रंथियां बनी हुई हैं, उनसे स्रावित होता है। यहां पर हम ये कहते हैं कि अब जो रस, जिन रसों ने पाचन करवाना था तो करवा दिया। अंतिम रूप से जो भी जटिल यौगिक हैं, भोजन के जो भी जटिल यौगिक, उन सबको सरल यौगिकों में बदलने का काम अब कौन करेगा? लास्ट फाइनली आंत्र रस करेगा। कौन करेगा बच्चों? आंत्र रस करेगा। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक सुक्रेज एंजाइम होता है। सुक्रेज एंजाइम जो सुक्रोज होती है उसको ग्लूकोज, सरलतम ग्लूकोज है भैया इसका रूप, और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। ऐसे ही एक एंजाइम है लैक्टेज। एंजाइम जो है उसके लास्ट में एज लगा हुआ है। ये लैक्टोज जो शर्करा है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज को सुक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज एक एंजाइम है बच्चों, माल्टेज एंजाइम। ये एंजाइम माल्टोज शुगर को, जो माल्टोज होती है उसको दो ग्लूकोज के अणुओं में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से बहुत सारे एंजाइम हैं। डीएनए को तोड़ने के लिए, डीएनए को सरलतम रूप में बदलने के लिए डीऑक्सीनेज एंजाइम होता है। इसी प्रकार आपकी जो फैट है, वसा है, उसका, प्रोटीन का, सबका पाचन, लास्ट फाइनली पाचन जो है वो कौन करता है? आंत्र रस करता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ये कुछ एंजाइमों के नाम हैं, ज्यादा कुछ है नहीं आंत्र रस के बारे में। अंतिम पाचन यहां पर आंत्र रस के द्वारा कंप्लीट होता है। अब बात आती है सर कि आंत्र रस के द्वारा पाचन तो हो गया, चलो अब पाचन के बाद यहां पर बात आती है बच्चों अवशोषण की। तो अवशोषण जो है वो भी कौन करता है? छोटी आंत के अंदर उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। उंगली के समान क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। जैसे एक तो सीधा पाइप हो और एक पाइप ऐसा हो जिसके बीच बीच में इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई हो। तो देखो आप सब समझदार हो, ये स्ट्रक्चर बीच बीच में देखो, एक तो ये सीधी होती तो इतना ही क्षेत्रफल होता है इसका, और अब देखो ये यहां से यहां तक फैल गई। तो ये उंगली समान जो प्रवर्ध है ना, रसांकुर, ये क्या करते हैं? इसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे इसके अवशोषण में क्या होती है? आसानी हो जाती है। अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है इन रसांकुरों के कारण। उंगली समान प्रवर्ध होते हैं, रसांकुर कहलाते हैं।
जिसके कारण आसानी से क्या हो जाता है, संपूर्ण भोजन का अवशोषण हो जाता है। पचित भोजन का बच्चों, पचित भोजन का संपूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, और ये भोजन चला जाता है फिर अपने रक्त के द्वारा कोशिकाओं के अंदर, जहाँ श्वसन प्रक्रम के द्वारा वो ऊर्जा देगा, वो बाद में पढ़ेंगे। छोटी आंत हो गया कंप्लीट। उसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत से संबंधित महत्वपूर्ण ज्यादा जानकारी कुछ है नहीं, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत जो है ना वो क्या करती है, जल एवं खनिजों का क्या करती है बच्चों, अवशोषण। देखो जल जो महत्वपूर्ण चीज है उसका अवशोषण कौन करती है, बड़ी आंत। खनिजों का अवशोषण जल के साथ ही होता है, वो भी कौन करती है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के अंदर जल एवं खनिजों का अवशोषण होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़ी आंत किसका अवशोषण, जल एवं खनिजों का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर भोजन का अवशोषण होने के बाद जो अपचित भोजन है वो, अब बड़ी आंत उसका पाचन नहीं कर पाएगी, वो चला जाएगा मलाशय में। मलाशय में वो स्टोर रहेगा और नित्य क्रम के द्वारा मल द्वार की सहायता से हम उसे क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। उत्सर्जित यानी परित्याग, निष्कर्षित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं शरीर से। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी अपनी मानव पाचन तंत्र या आहार नाल के द्वारा भोजन के पाचन की कंप्लीट बातें इसके अंदर आ गई हैं बच्चों। अब जब व्यक्ति भोजन का पाचन कर लेता है, भोजन को अवशोषित कर लेता है, तो ऐसा तो है नहीं कि जितने भोजन का अवशोषण हुआ पचित भोजन का वो सारा ही खर्च हो जाएगा। तो उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, संचित करेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको पहले बताया मनुष्य या पशु जो भी हैं जंतु, वो ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और यहाँ पर जो भोजन है ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और फिर इसको वापस परिवर्तित कर दिया जाता है आवश्यकता अनुसार भोजन के सरलतम रूप में। तो ये था बच्चों आज का अपना पाचन से संबंधित 10वीं लेवल पर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा गारंटेड। आप आसानी के साथ में ये पढ़ें कंप्लीट आपको। और मैं आपको बता दूं इस बार 2022 में मुझे जो लग रहा है, ये तो कन्फर्म है कि इस पार्ट में से ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, अथवा में आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा अथवा में आएगा। तो मुझे लगता है पाचन तंत्र कन्फर्म मानिए आप। तो पाचन तंत्र को मत छोड़िए, पाचन तंत्र को पूरा याद कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 5 या 6 नंबर का तो पाचन तंत्र ही आ जाएगा, फिर बीच में कुछ 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। टोटल 9 नंबर का ये लेसन है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। फाल्गुन महीना चल रहा है, जय श्री श्याम। मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।